प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज एक कुंडली लेकर के आया हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरुआत में ही दो तीन बात जो मुख्यतया आवश्यक है। मैं प्रायः जब लोगों से कुंडलियों पे बात करता हूं तो कुछ ऐसी चीजें सामने से मिल जाती हैं कभी कभी सुनने को कि बड़ा मन क्षुब्ध हो जाता है और बड़ा परेशान भी हो जाता है। जिसमें से कई बार आप लोगों को बता दूं अगर तो जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो वो ब्राह्मण परिवार जो उपाध्याय है और वो मांसाहार में लिप्त है। एक ऐसे जातिका की बात करूं जो सिर्फ इस बिना पे विवाह तोड़ देती है या फिर उस लड़के को पसंद नहीं करती है कि वो लड़का पूजा पाठ करता है। एक ऐसी स्थिति जहां पे एक जातिका बहुत अच्छी है, इंडिपेंडेंट है, खुद पे अपना काम करती है, राजस्थान की, और उनकी शादी नहीं हो रही है। और सिर्फ इस आधार पर उनकी शादी नहीं हो रही है कि पता नहीं क्यों लोग देख के जाते हैं फिर भी कुछ बात नहीं बनती। पर उसमें ग्रहों का तो चलो एक अपना बात है, एक अपना प्रभाव है, एक अपनी स्थिति है। पर इसके अलावे हम कई बार कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो सामने वाला भुगत रहा होता है और ना हम उसे उसका हाथ पकड़ करके उससे बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं करते। एक जातक, एक व्यक्ति ऐसा जो अपनी पत्नी से सिर्फ इस वजह से उससे बात नहीं करता या उससे संपर्क अच्छे से नहीं रखता कि उसकी शादी उसके मन मुताबिक नहीं हुई है। एक बच्चा होने के बाद, दो बच्चे होने के बाद 19 साल तक की बच्ची जिस माता पिता को हो जाती है वो इस आधार पर छोड़ दिए जाते हैं कि वहां पे वो पत्नी और वो मां इसलिए छोड़ दी जाती है कि वो गृहिणी है और उसका पिता किसी दूसरे को चाहने लगता है। तो हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं और आप ही के आसपास हैं। तो ऐसे लोगों को जरा, अगर ऐसी बात है तो निस्संदेह ये काम तो सही नहीं है। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि उनके पास अपने तर्क हो करने को और कहने को, पर ये लोग ठीक नहीं। और अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो अपनी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे की पत्नी के पास जा करके बैठते हैं, उनके पास वक्त बिताते हैं, तो मैं ऐसे भी पति से गुजारिश करूंगा और ऐसे लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी किसे बुला करके बिठाती है, उसके संपर्क किसके साथ है, वो कहां जा रहा है, वो पति किसके साथ जा रहा है, ये सब चीजें जरूरी हैं। क्योंकि वास्तव में जरा गौर करो तो हमारा समाज दिन प्रतिदिन पता नहीं कहां जा रहा है। और हम खुद को बुद्धिमान भी कहते हुए शर्म में नहीं रखते, हम बड़ा बुद्धिमान खुद को महसूस कर देते हैं। हम जब रिश्ते देखने जाते हैं अपनी बेटी के लिए, जब कोई वर ढूंढने जाते हैं तो इस आधार पर हम रिश्ते ठुकरा करके आ जाते हैं कि वो लड़का किराए के मकान में रहता है, उस लड़के को प्राइवेट नौकरी है, वो लड़का जो है वो पूजा पाठ करता है और पता नहीं कई कई तरह की चीजें। ये आखिर क्यों है? अगर आप खुद को बुद्धिमान मानते हो तो क्या आपके नेत्र इतने कमजोर हैं कि वो एक असल में बेहतरीन जो व्यक्ति है, आज ही किसी से बात कर रहा था, ब्राह्मण थे वो और उनकी शादी नहीं हो रही। एक व्यक्ति जिसकी शादी टूट जाती है वो दोबारा करने का प्रयास करता है तो लोग उसको इस आधार पर छोड़ देते हैं कि नहीं, आपकी शादी तो हो चुकी है, अब आपसे तो संबंध बनाया नहीं जा सकता, आपसे तो विवाह किया नहीं जा सकता। ऐसे भी लोग हैं। किस कारणवश ऐसे होते हैं और ऐसे लोग हमारे समाज में उपस्थित हैं, तो इन लोगों को जरा ध्यान रखना चाहिए। आपके घर जाने के बाद आपका पति कहां जाता है और आपकी पत्नी किसे बुला करके बिठाती है, और आपका पति जहां जाता है और आपकी पत्नी जहां जाती है, इस पे भी आपको ही ध्यान रखना होगा। और विशेषतः ये बात शहरों में ज्यादा होती है। उसके बाद विवाह के लिए जब वर ढूंढने जा रहे हो, विवाह के लिए जब कन्या ढूंढने जा रहे हो, तो वो वही चीज ढूंढो जिसकी आवश्यकता है। कई बार रिश्ते इस आधार पर भी नहीं बढ़ पाते, आगे बात इसलिए नहीं बन पाती कि विवाह के बाद लड़का जो है उसको बाजार का सामान नहीं खिलाएगा। हाँ, ये भी हुआ है, मैंने ये भी सुनी है बात कि नहीं नहीं, मैं उसे तो विवाह अपनी बेटी का कैसे कर सकता हूं, कल को मेरी बेटी को कोई आवश्यकता पड़ेगी तो बाजार में वो तो गोलगप्पे भी नहीं खिलाएगा। अरे भाई, क्या मूर्खता है। इस आधार पर भी विवाह तोड़े जा रहे हैं कि नहीं, वो लड़का पूजा पाठ ज्यादा करता है, मैं तो पूजा में भरोसा नहीं करती। सोच के देखिए हम कहां जा रहे हैं और किस तरीके के सोच को लेकर के हम विकसित हो रहे हैं और खुद को विकसित और विकासशील समझ रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। ऐसे लोगों को अपने आसपास भी ना फड़कने दो और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ, क्योंकि इन लोगों को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे माथे पे पड़ जाएंगे। और ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो गलत है। ऐसे लोगों से मैंने कई बार, आज ही किसी से बात हो रही थी, ब्राह्मण परिवार और पूरा मांसाहार में लिप्त है, तो कम से कम ऐसे लोगों को तो क्या कहूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम।
डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। 89 के हैं ये। चित्र भानु संवत्सर में इनका जन्म हुआ है और 2045 विक्रम संवत, 1911 शक संवत, चित्र भानु संवत्सर में इनका डेट ऑफ बर्थ होता है। संवत्सर में जन्मे लोग पोशाक के प्रिय होते हैं और शांत होते हैं, सरल होते हैं स्वभाव के, और बहुत ज्यादा इच्छा की वो नहीं होती कि इच्छा पूर्ति हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये शुद्ध और शांत सरल तरीके से जीवन को जीने में भरोसा रखते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। ये है मेरे बगल में कंप्यूटर, यहां इस पे मैं देख करके पढ़ रहा हूं, आपको पंचांग ताकि मुझे देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है। उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति के अंदर सौभाग्यशाली होने का प्रभाव, जन्म कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव बढ़िया। उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बेहतर होता है, व्यक्ति विशाल हृदय वाला होता है, सुंदर व्यक्तित्व को रखने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति में उसकी स्थिति संलग्न रहती है। और उत्तरायण में जन्मे होने के कारण दक्षिणायन वालों से जीवन में मुकाबले की स्थिति थोड़ी कई बार कम देखी जाती है, या व्यक्ति थोड़ा संतोषी प्रवृत्ति का भी होता है। मतलब ये एक ठीक है स्थिति जहां व्यक्ति का मेंटल जो पीस है वो बना रहता है और हमेशा ही वो श्रेष्ठता की तरफ प्राप्त करता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति अगर काम करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तभी उसका धन उसके पास संचित होता रहेगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने का प्रभाव यही होता है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन प्रतिपदा तिथि, तो प्रतिपदा तिथि के जन्मे होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा पापक होंगे, और पापक होने के कारण व्यक्ति को धन की समस्या कई बार बन जाती है, संतान उत्पत्ति की समस्या कई बार हो जाती है, व्यक्ति का संबंध कई बार लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप में नहीं बदल पाता है, और कई बार संबंध बीच से ही टूट जाता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के जन्मे के कारण चंद्रमा जब पापक होते हैं तो आय की एक बेहतरीन स्थिति जो बनती है, जो लगातार एकदम अनकंडीशनली वो बेहतर की तरफ ही बढ़ रही हो, और लगातार व्यक्ति जो है वो एक सीमित आय या फिर एक संख्या में जो है वो धन कमा रहा है, उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब यहाँ पे व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ती है कई बार। आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति का जन्म शुक्रवार को हुआ है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा तो कई बार होना चाहिए, पर अब ये तो अलग बात है कि अब देखेंगे कि कैसा है दाम्पत्य इनका। शुक्रवार को जन्मे होने के कारण परम भौतिकवादी भी होता है और कई बार अपनी आवश्यकता को पूर्ति भी करता है। अब यहाँ पे दोनों ही चीजें शामिल हो रही हैं। मैंने जहां चित्र भानु संवत्सर में आपको ये बताया कि व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन वो संवत्सर का प्रभाव था। आगे बढ़ा तो पता चला कि व्यक्ति का जन्म शुक्रवार को है, तो शुक्रवार को जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो भौतिक किए लक्ष्यों को शामिल करने वाला जीवन में और पूरा करने की इच्छा और आकांक्षा रखने वाला होता है। ये बात भी दिखती है। भरणी नक्षत्र, ये बहुत अच्छा, ये सबसे बढ़िया है। भरणी नक्षत्र में जन्मा लोग, जो जन्मे लोग होते हैं वो भरने वाले होते हैं। सीधे तरीके से वो जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं उसको आगे और ऊंचा उठा देते हैं। सौभाग्य योग में इनका जन्म हुआ है, ये बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और व्यक्ति का प्रभाव अच्छा होता है। और एक बात बताऊं तो सौभाग्य योग में जन्मे हैं तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होने के साथ साथ व्यक्ति का प्रभाव कभी भी अपने समाज के लिए कमजोर व्यक्तित्व का नहीं बनता है, उसका व्यक्तित्व बेहतर बनता है और समाज के लोग उसे बड़ा अच्छा मानते हैं। आगे बढ़ने पे पता चला किस तुग्न कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होंगे ये। अब इस आधार पर जरा गौर करिए तो व्यक्ति राजसिक है, मतलब चित्रभानु का जो प्रभाव था वो थोड़ा कम होता दिख रहा है क्योंकि वहां पे वो संतोषी था। लेकिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और जन्म शुक्रवार को, और ऊपर से क्षत्रिय वर्ण, तो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण अब व्यक्ति के अंदर राजसिक गुणों का विकास हो जाएगा। अब वो ईर्ष्या भी रखेगा, द्वेष भी रखेगा, छल कपट भी रखेगा, प्रभाव भी बढ़ाएगा, दबंग भी होगा और कार्मिक भी होगा, लोगों की सेवा शुश्रूषा में भरोसा करने वाला होगा, आदर करने वाला होगा, आदरणीय भी होता है। ये सारी चीजें, मतलब ये एक जो स्थिति जा रही है जिस तरफ, अगर मैं पंचांग को कहूं तो इनकी कुंडली में पंचांग जहां भी जैसी भी स्थिति में बन रही है उसके आधार पर चित्र भानु संवत्सर बड़ा अच्छा रहा, शुक्ल पक्ष अच्छा हो रहा है, व्यक्ति को शुद्ध और शांत हृदय स्थल का रखने वाला होता है, शुक्रवार ठीक हो रहा है, उत्तरायण ठीक हो रहा है, ये प्रभाव ठीक है, ये सब चीजें कुछ अच्छी दिख रही हैं। अब आगे इनकी कुंडली का नक्षत्र का प्रभाव बता देता हूं। सबसे पहले बता दूं अगर चर्चा पे, तो व्यक्ति का जन्म लग्न कौन सा है, लग्न देखिए वृश्चिक है और अनुराधा नक्षत्र में लग्न बनता है और चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में बैठे, यानी कि एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ शनि। शुक्र से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो जाएगा,
ज्ञान से युक्त हो जाएगा, अनुभवी होगा और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, कुछ अपना व्यवसाय भी कर सकता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो प्रभावकारी होता है, जहर की तरह काम करता है शनि के कारण, और न्यायवादी हो जाता है, कभी भी झुकने वाला नहीं होता, और जिसके साथ संबंध बना लेता है उसको तोड़ना और छोड़ना नहीं चाहता है, भले ही लोग इसे छोड़ दें। शुक्र में जन्मे होने के कारण मैंने वो बात बताई कि व्यक्ति जिससे जुड़ेगा उसको भरने का काम करेगा। जो लोग इससे जुड़ जाएंगे, ये व्यक्ति जिस किसी को भी कुछ कह दे, कुछ बोल दे, अगर हृदय से कोई बात इसको ठेस लग जाए तो उस बात का असर सामने वाले को बड़ा प्रताड़ित कर देता है। और ऐसे लोग जो शुक्र के नक्षत्र में जन्मे हों, उनकी वाणी बड़ी कोमल होती है, लाड लड़ाने वाले होते हैं, प्रेमी किस्म के होते हैं, और सुंदर होते हैं, अच्छे वस्त्र को धारण करने वाले, सुंदर वस्त्र धारण करने वाले और आकर्षित करने वाला इनका स्वभाव होता है। 50 लोगों के बीच में भी रहेंगे तो लोग इनको यूं ही पहचान जाते हैं, और समाज में इनकी प्रतिष्ठा की स्थिति कभी भी कमजोर और धूमिल नहीं होती है। ये बात इनकी कुंडली के पंचांग की थी। अब मैं इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति आज बता देता हूं कि कौन से ग्रह कैसी स्थिति में बैठे हैं। अब बात सबसे पहले मैं सूर्य की करता हूं। सूर्य इनकी कुंडली में देखिए बनते हैं दशम स्थान के अधिपति। अब जरा गौर करिए तो व्यक्ति के स्थिति को समझते हैं, तो सरकारी नौकरी का क्षेत्र यहीं से उभरता है, तो दशम स्थान के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं, और वहीं पे शुक्र भी बैठे हैं। यानी कि गौर करने वाली बात की दशम स्थान का अधिपति प्रतियोगिता में बैठा और वो उच्च का होकर के बैठा है। यहां का अधिपति मंगल इनका परम मित्र होता है और समता का भाव रखेगा। सूर्य यहां पे बैठे हैं 21 डिग्री के साथ। अब इस आधार पर वो उच्च का है पर वृद्ध है, इसका मतलब है कि उसके पास अनुभव है, लेकिन वो अनुभव काम नहीं आ रहा। पर व्यक्ति अगर पिता से जुड़ करके काम करना चाहे, अपने पूर्वजों का कोई काम करना चाहे, पूर्वजों से जुड़ करके जो पूर्वज उसके करते आए हों, अगर उस तरीके का कोई भी काम अगर करना चाहे तो निस्संदेह व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति सरकार से जुड़ करके, सरकार से सहयोग प्राप्त करके, टेंडर लेने का काम, फर्नीचर से संबंधित कारोबार, पूर्वजों का कारोबार, रुई का कारोबार, शहद का कारोबार, दवाई का कारोबार, होम्योपैथ का कारोबार, सरकार से जुड़ करके कोई भी काम करना चाहे, आप फर्नीचर से लेकर के कुछ भी सूर्य से संबंधित कोई भी कारोबार आप आसानी से कर सकते हो। शुक्र से संबंधित कोई भी कारोबार आप उठा सकते हो। और इस कुंडली में नौकरी के प्रबलतम योग हैं। सूर्य वृद्ध होकर के बैठा है, वो अपने दृष्टि का प्रभाव थोड़ा कम रखेगा। इस वजह से व्यक्ति को, चूंकि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं और यहां पे चंद्रमा और शुक्र दोनों अस्त हो जाएंगे डिग्री में, क्योंकि शुक्र जो बैठे हैं वो 29 डिग्री के हैं, वो थोड़े कमजोर भी होंगे। इस वजह से भी व्यक्ति को दाम्पत्य का कई बार कमजोरी से लाभ मिल पाता है। कई बार पत्नी असहयोगी हो जाती है, पत्नी का असहयोग प्राप्त होता है, पत्नी के कारण दाम्पत्य, कई बार पत्नी के कारण ही दाम्पत्य कमजोर होता है। पत्नी कई बार लंबे वक्त तक साथ नहीं देने वाली होती हैं। शुक्र कमजोर हो जाने से धन वैभव का मान कम हो जाता है, वो प्रभाव कमजोर हो जाता है। लेकिन फिर भी जब जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होते हैं तो वो अपना प्रभाव देते हैं और प्रभाव देते हैं। अगर व्यक्ति दोबारा विवाह करना चाहे तो निस्संदेह कर सकता है। अगर एक पत्नी के साथ संबंध बने नहीं तो वो दोबारा भी संबंधों में जा सकता है। दूसरी बात बता दूं तो जन्म कुंडली में यह व्यक्ति बेहतरीन है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति का उच्च का होना व्यक्ति का कैरियर कभी भी नुकसानदायक नहीं है और कैरियर को लेकर के कभी भी परेशानी वाली स्थिति में नहीं जाने की स्थिति है। जन्म कुंडली में सूर्य की 7वीं दृष्टि अगर विदेश भाव पे पड़ेगी तो वहां से व्यक्ति अपने प्रभावों को विकसित करने वाला, कई लोगों से संपर्क स्थापित करने वाला, सरकार से हमेशा ही लाभ की स्थिति में जाने वाला और सरकार से कभी भी असंशय या अलाभ की स्थिति नहीं बनती है। ये सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर नक्षत्र का अधिपति वहीं बैठा हो तो निस्संदेह वो स्थिति अच्छी हो जाती है। पर व्यक्ति का दाम्पत्य थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेगा, क्योंकि सप्तम स्थान का जो अधिपति और सप्तम का जो कारक है और जो पत्नी का कारक है वो रोग से युक्त और अस्त होने के कारण अपने प्रभावों को कमजोर कर रहा है। पर वस्तुतः बात बता दूं कि अगर यहां पे व्यक्ति अगर दोबारा विवाह करना चाहे तो निस्संदेह कर सकता है। ये बात बनती है दाम्पत्य में और व्यक्ति को शत्रु से कभी भी कोर्ट केस कचहरी
इन सब चीजों में कभी भी हारने की स्थिति नहीं बनेगी और व्यक्ति उसमें जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है, जो कि बहुत बेहतर क्षेत्र का अधिपति है। वो किसी अरे गहरे का अधिपति नहीं, वो कारक है। और अगर कारक ग्रह उच्च का हो रहा हो और खास करके पापक ग्रह हो करके उच्च का हो रहा हो, छठे भाव में बैठा हो, और ये जो भाव है ये याद रखिएगा केंद्र के बाद तीसरा भाव है। और इस भाव के अधिपति, गौर करिए, केंद्र के बाद त्रिकोण और त्रिकोण के बाद का घर, ये जो भाव होता है वो कई बार अंतिम दशा में ज्यादा परिणाम देता है। केंद्र के बाद अंतिम भाव, केंद्र के बाद का घर और उसके बाद का घर, ये केंद्र का भाव और केंद्र के बाद का घर, ये जो भाव होते हैं वो कई बार दशा के अंतिम काल में परिणाम ज्यादा अच्छे देते देखे गए हैं। ये सूर्य की बात थी। उस सूर्य के ऊपर देख कौन रहा है, अब यहीं पे खत्म करता हूं बात। तो उस सूर्य के ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उस केतु की दृष्टि है, जो कि वास्तव में सूर्य की राशि में ही बैठ करके व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को कभी कभी कमजोरी भी दे रहा है। वस्तुतः राहु और केतु की जो स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है, वो राहु यहां बैठा है स्वग्रही होकर के, ये व्यक्ति को धन का लाभ, चांदी का कारोबार, वैभव का क्षेत्र, पारिवारिक सुख संपत्ति की स्थितियां और धन का लाभ, क्योंकि यहां पे देखिए तो शनि भी देख रहे हैं और राहु भी बैठे हैं, स्वग्रही हो गए ना। राहु शनि की कुंभ राशि को अपनी राशि मानते हैं, पर यह कलह का वातावरण भी इन्हीं राहु के कारण तैयार हुआ था। और व्यक्ति के ऊपर से अभी अगर मैं गौर करूं तो अभी इनकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो दशा चल रही है राहु की। इसी राहु की दशा में व्यक्ति को दाम्पत्य के कमजोर पड़ने का प्रभाव भी देखा जाता है या इसी का असर होता है। एक बात और बता दूं तो दरअसल ये बात राहु को यहां ना बैठ करके, अगर यही राहु यहां बैठ जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। हालांकि ये केतु इनको फिर भी सपोर्ट करेगा और उनको सूर्य को बल देगा, वो सूर्य को अनुभवी बनाएगा और व्यक्ति के प्रभाव को कई बार कंफ्यूजन में भी रखता है। व्यक्ति थोड़ा सा मनोमालिन्य होता है, कमजोर होता है, उसको इस बात का बल नहीं प्राप्त होता कि उसके पास उसका बल है, मतलब वो थोड़ा सा रोगी हो जाता है। क्योंकि वस्तुतः तो सूर्य आत्मविश्वास के कारक होकर के छठे भाव में बैठे हैं तो रोगी हैं, वस्तुतः वहां पे वो मेष राशि के बैठे हैं, उच्चस्थ स्थिति में बैठे हैं, तो शत्रुओं से लाभ, शत्रु कभी भी अगर चाहे तो जीत नहीं सकता और व्यक्ति अकेले ही शत्रुओं को हराने की कुवत और ताकत रखता है। यह सूर्य की बात थी। सूर्य कभी भी दशा में आएंगे तो थोड़े बहुत कमजोर परिणामों के बावजूद भी जातक को सपोर्ट ही करने वाले हैं। सूर्य की दशा में व्यक्ति प्रतियोगिता का लाभ प्राप्त कर सकता है, प्रमोशन का लाभ प्राप्त कर सकता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को कई बार क्योंकि वो उच्च के बैठे हैं और उस पर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, केतु बैठे भी हैं तो उसी की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये बात सूर्य के लिए अच्छी साबित हो रही है। व्यक्ति पेट का रोगी होगा पर सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्मांतर आए तो उसको लाभ मिलता रहे, ये बात बन। अब बात चंद्रमा की करता हूं। चंद्रमा व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और वेदना संवेदना का कारक होता है, व्यक्ति को सेंटिमेंटल अटैचमेंट देता है। और चंद्रमा अगर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है तो आपके किसी भी लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है। जन्म कुंडली में दूसरे सर्वाधिक ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो ऑटोमेटिक बुध कमजोर हो जाता है। अगर चंद्रमा कमजोर हो, सूर्य भी कमजोर हो रहा हो और बुध भी कमजोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मानसिक अवस्था को कमजोर होते हुए देखा जाता है। वो कई प्रकार के मानसिक दुर्व्यसनों में और कई प्रकार के मानसिक असंवेदनशीलता की स्थिति को प्राप्त कर जाता है, या थोड़ा वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। चंद्रमा की बात करते हैं, 23 डिग्री के हैं, ये वृद्ध हो जाएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र। अब जरा गौर करिए तो चंद्रमा को कहां बैठना था, चंद्रमा को कर्क राशि प्राप्त है और मूलतः वो बनती है भाग्य भाव में, यानी कि शुभ भाव में शुभ भाव के अधिपति शुभ ग्रह का बैठना, ये तो अच्छी बात है। और चंद्रमा को राशि भी अच्छी मिली है और भाव भी अच्छा मिला है। कर्क राशि मुख्यतया चौथे भाव की राशि है, वो केंद्र की राशि है और त्रिकोण में बनी है, पर यहाँ के अधिपति उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो, मैं एक एक चीज बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा, अब जाओ मत बस। तो चंद्रमा को यहां बैठना था, बैठ गए यहां पे। अब ये रोग देंगे किसको, पिता को, किसको, पिता के स्वास्थ्य को, माता के स्वास्थ्य को और खुद को, तीनों को प्रभावित करेंगे। क्योंकि धर्म का सुख, पिता का सुख ये है, माता का कारक चंद्रमा
और वो स्वयं उसकी कुंडली में है, तो माता का पक्ष तो ठीक है, मामा का पक्ष तो ठीक है, लेकिन वहां पे जो चूंकि दो दो ग्रह अस्त हुए हैं तो मामा मजबूत हैं, पर फिर भी कई बार उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। और जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठा है तो व्यक्ति को शत्रु का भय हो जाता है। कई बार व्यक्ति डरता डरता सा रहता है, उसको हमेशा ही किसी बात का डर लगा रहे कि कहीं मुझे कोई परेशान न कर दे, कहीं मुझे कोई मार न दे, कहीं मैं कहीं किसी से हार न जाऊं, कोई मुझसे जीत तो नहीं जाएगा, कोई मेरा राज्य हड़प तो नहीं लेगा। ये संशय दिमाग में हमेशा ही बनती रही, ये चंद्रमा के कारण। और एक बात जो बड़ी गंभीरता से समझने वाली है कि अगर आपको इन सब चीजों से आप परेशान हो तो जब तक आप नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे, लेकिन अब तो जान गए। तो किसी भी तरीके से अगर व्यक्ति का मन डर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, और हो सकता है कि किसी अच्छे भाव का अधिपति होने के बावजूद भी वो परिणाम नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो रोग से ग्रसित है, वृद्ध भी है ना, और वो उसके पास तो पक्ष बल भी कमजोर है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा तो पापक हो जाते हैं, तो एक तो उनको पक्ष का बल नहीं मिला जो कि चंद्रमा सबसे ज्यादा ढूंढता है। अब जरा गौर करिए तो चंद्रमा और क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं कि मेरी स्थिति गुरु से कैसी है। तो चंद्रमा से गुरु कहां है? उसके आगे, ये ठीक है, चंद्रमा से ठीक आगे जाना। चंद्रमा से मंगल कहां है? तीसरे, यानी कि व्यक्ति को इस बात का प्रयास हमेशा करना होगा कि आप बिना मेहनत के कुछ भी पा नहीं सकते, मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि दशम स्थान का अधिपति भी प्रतियोगिता भाव में बैठा है, उच्च का है, और चंद्रमा से ठीक आगे गुरु का बैठना ये एक अच्छी स्थिति है जहां पे गुरु को बल मिलेगा, चंद्रमा को बल मिले, ये दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इस भाव से चौथे कोई ग्रह नहीं, चौथे कोई ग्रह नहीं, तो भाग्य को कमजोर हो रहा है, भाग्य को कमजोरी मिल रही है। लेकिन इस भाव का अधिपति इस भाव से चौथे पीछे बैठा है, 1 2 3 4, तो ये एक अच्छी बात है जो भाग्य को बल देगा, पर भाग्य को प्रतियोगिता भी मिलेगी। और उस भाव का उसका जो कारक ग्रह है, जहां का अधिपति चंद्रमा बनते हैं, वो उसकी उच्च राशि बन रही है। भाग्य भाव में किसकी उच्च राशि बनी? गुरु की। गुरु कौन है? भाग्य का कारक, धर्म का कारक, वो लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थिति में कि अगर वो गुरु और बुध एक साथ देखेंगे तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करे, धर्म का लाभ करे, धार्मिक हो जाए, कई प्रकार की विद्याओं को जानने वाला हो जाए, और सांसारिक न होकर के व्यक्ति कई बार आदर्शवादी और कई बार आध्यात्मिक गुणों को रखने वाला होता है। यशस्विता का भाव रहेगा, व्यक्ति प्रखर बुद्धि का है, क्योंकि गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, तो व्यक्ति शांत चित्त होकर के किसी भी समस्या को सुलझाने में ज्यादा भरोसा रखता है। वो लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहता। अपने ज्ञान के बल पर व्यक्ति दुश्मनों को जीतने की स्थिति रखे तो ज्यादा बढ़िया है। झगड़ा भी करेगा तो हारेगा नहीं, क्योंकि उच्च का सूर्य उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में राहु के साथ है, पर उससे जो है वो घर की सुख शांति भ्रमित होगी और परेशान होगी। इस वजह से व्यक्ति को झगड़े फसाद की स्थिति में नहीं जाकर के अपने प्रभावों को विकसित करना चाहिए। अपने ज्ञान और तर्क के बल पर व्यक्ति किसी भी समस्या का निजात पा सकता है। ये चंद्रमा है, उनकी स्थिति भी 12वें भाव पे है। सूर्य चंद्रमा को अमावस्या दोष में लगा रहे हैं। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति के कफ की समस्या, ये सब उसके साथ जीवन में चलती रहेंगी। और कई बार चूंकि वहां पे 1 नंबर की राशि है तो हड्डी से संबंधित समस्या भी बनती है, चेहरे में, नेत्र में और बालों से संबंधित समस्या भी बनती है। दंत का रोगी भी व्यक्ति हो जाता है, दंत रोगी। ये चंद्रमा थे। अब मंगल की बात करूंगा। अब बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल मांगलिक कृत्य करवाते हैं, हाँ, और मंगल जो है वो व्यक्ति को ऊर्जा से युक्त रखता है। मंगल व्यक्ति को ढाढ़स देता है, साहस देता है, शौर्यवान बनाता है, पराक्रमी बनाता है। अब यहां पे जो मंगल आपको जो प्रभाव जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, तो लग्न के अधिपति हैं, वो लग्नेश हैं, अष्टम में बैठे। व्यक्ति बाहर जाए, विदेश निकले, विदेशवास करे, और अष्टम में मंगल व्यक्ति को शारीरिक कष्ट देते हैं। वो अपने जिम्मेदारियों से कई बार व्यक्ति भाग जाता है, या कई बार व्यक्ति के दांपत्य में कमजोरी मिलती है। पिता का शरीर कष्टदायक होता है, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। कई बार गर्भ में पल रहा बच्चा नष्ट हो जाता है, या कई बार नष्ट होने की स्थिति में चला जाता है। या पिता जो व्यक्ति ये जिनकी कुंडली है उनके बेटे का स्वास्थ्य कमजोर होता है। पिता का भी स्वास्थ्य कमजोर रहा, खुद का भी स्वास्थ्य कमजोर रहता है, और बेटे का भी स्वास्थ्य कमजोर रहता है। ये तीनों स्थितियां। और यहां पे मंगल जो बैठे हैं वो गौर करिए 10 डिग्री के हैं, कुमार अवस्था के होंगे। 10 डिग्री आर्द्रा नक्षत्र, राहु के साथ युति कर रहे, मतलब ये संबंध में जा रहे हैं, राहु अपने नक्षत्र में। अब राहु की उस पर दृष्टि पड़ गई, तो अष्टम का मंगल और उस पे राहु का प्रभाव, और उस पे शनि, तो शनि मंगल राहु केतु ये सबसे प्रभावित हो गए। तो अष्टम भाव खराब बना, तो अष्टम भाव खराब होगा तो एक्सीडेंट होगा, चोट चपेट की घटना बढ़ेगी,
घाव फोड़ा फुंसी की स्थिति बनेगी, कमर के निचले हिस्से में खुजली की स्थिति बनती है, रैसेज ज़्यादा आते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हथेली से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। और व्यक्ति जो होता है वो कई बार वो हर बार अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, हर बार अपने आप को री इंट्रोड्यूस करना चाहता है, पर फिर भी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो फिर से ध्वस्त हो जाता है। मतलब वो इकट्ठा तो करना चाहता है खुद को बार बार। क्यों ऐसा करना चाहता है? क्योंकि उच्च का सूर्य यहां बैठे हैं, व्यक्ति को प्रतियोगी बनाता है, और चंद्रमा उसके साथ मन भी उपस्थित है, तो मन थोड़ा कमजोर हुआ। और अष्टम का मंगल व्यक्ति को गर्म पानी से जलने का खतरा हो, आग से जलने का खतरा हो, सिंह वाले जानवर, एक्सीडेंट वगैरह, चाहे अब किसी भी तरीके का हो, छुरा, चाकू, कैंची, इन सब चीजों से कटना, कई बार नाखून में दर्द, नाखून में घाव बन जाना, ये इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। पेट का रोग हो जाए, पेट में ऑपरेशन हो, ब्लैडर कमजोर हो जाए, कई बार पथरी वगैरह की स्थितियां बनती हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। और वहां पे अब चूंकि वहां जो स्थिति बनी है वो 3 नंबर की राशि है, तो व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, क्योंकि मूलतः वो भुजाओं की राशि में बैठा है, तो व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएगा। और धन संपत्ति से कई बार दूरी भी बन जाती है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ कई बार नहीं मिलता है। 9 नंबर की राशि बनी है, यहां का अधिपति द्वितीय सप्तम भाव में बैठे हैं। द्वितीय के अधिपति होकर के सप्तम में बैठना कई बार कष्ट देता है, दाम्पत्य को तोड़ता है, परेशान करता है। अपनी दशा में गुरु जो है वो परेशान करेंगे, कई बार ये ऐसी भी स्थिति बनती है। हाँ, तो सजग होना चाहिए। मंगल की दशा में अपने आप को प्रभावित करना चाहिए, तो बुरे तरीके से नहीं, हनुमान जी की पूजा। और ये मंगल चूंकि कुमार अवस्था में बैठे हैं, तो इस दशा काल में व्यक्ति कुछ सीख ले, कुछ नया ट्रेनिंग ले ले, कोई नई विधा धारण कर ले, कोई नई शिक्षा ग्रहण कर ले, कुछ नया सीख ले, समझ ले, जान ले, अनुभव प्राप्त कर ले, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। ये इतनी सारी बात है। मंगल राहु के नक्षत्र में है, तो क्रोध के कारण कई बार पत्नी क्रोधी मिलती है, पत्नी का ससुर जो आपका ससुराल पक्ष है वो क्रोध मिले, और वो जो है वो पास लाने से ज्यादा वो दूर ले जाने पे भरोसा ज्यादा करते हैं। ऐसा वो झगड़ालू भी हो जाते हैं कई बार, और वहां पे एक आग जल रही होती है जो ससुराल के पक्ष के संबंधों को कमजोर करने के लिए जानी जाती है। ये सारी स्थितियां व्यक्ति को अपने पति पे, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, अपने बच्चियों पे, अपने माता पिता, धन संपत्ति, घर परिवार, इन सब का विशेष जो है वो अब आकर्षण बनना पड़ता है, और उसकी विशेष सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना पड़ता है। ये संभालने की आवश्यकता हो जाती है, नहीं तो कई बार चोरी का खतरा। मंगल की दशा है तो व्यक्ति खूब धन कमाए, मंगल की दशा है तो व्यक्ति जाते समय सारा मंगल धन हड़प ले। राहु की दशा है तो व्यक्ति खूब आगे बढ़े, और राहु की दशा में जाते जाते सारा धन निकल जाए। व्यक्ति बचा नहीं पाता है, उसकी वाणी कई बार ऐसी हो जाती है जो ना चाहते हुए भी लोगों को दुश्मन बना जाती है। ये सारी चीजें मंगल की दशा में होती हैं, राहु की दशा में होती हैं। ये सारी चीजें, ये मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ देंगे, यश देंगे, कीर्तिमान स्थापित करेगा, समाज में अच्छा माना जाता है, पर वो संबंधों को बिगाड़ रहा है। कई बार विवाह विलंब से हो, अगर हो भी जाए तो अच्छे तरीके से ना चले, क्योंकि संबंध जहां से चलते हैं वो दूसरे भाव से चलते हैं, और यहाँ के अधिपति द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, जो वास्तव में मूलतया बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति। तो द्वितीय भाव के अधिपति गुरु और अष्टम भाव के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ आ गए, तो पैतृक संपत्ति का योग तो बनता है, पर झगड़ा फसाद, लड़ाई, और कई बार उसमें मशक्कत करनी पड़े, और संबंध अपने ही वाणी के कारण कई बार व्यक्ति अपने ही दुश्मन को खड़ा कर देता है सामने से। ये मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पराक्रमी और अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को तवज्जो देने वाला, अपने कुटुंब जनों के साथ व्यक्ति को कई बार लाभ भले मिले ना मिले, कई बार व्यक्ति जो होता है वो धन होने के बावजूद भी धनहीनता की स्थिति को प्राप्त करता है, और कई बार बहुत ज्यादा अर्थहीन हो जाता है, मशक्कत करता है, धन बचा करके रखता है। कई बार सिर्फ इस तरह से लोग आपसे शिकायत करेंगे कि आप धन बचाते हो, कई बार वो खर्च नहीं करते, या सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च कर बैठता है, वो दूसरों को नहीं देता। तो ये बात भी स्थिति बनती है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहन भी पराक्रमी और सेना में जाने वाले, अभ्यस्त होते हैं, मेहनत करने वाले, कंप्यूटर सेक्टर में नौकरी करने वाले, कोडिंग डिकोडिंग का काम करने वाले, ऐसी स्थितियां। कई बार व्यक्ति के भाई डॉक्टरी के क्षेत्र में जाने वाले भी होते देखे जाते हैं। अब यहां पे मंगल की बात खत्म, अब बात बुध की करो। अब बात बुध की करते हैं। आइए, इनकी कुंडली के लिए बुध कहां का अधिपति है? वो बनता है लाभ का अधिपति। बैठा कहां है? अपने भाव से पंचमस्थ। कहां? जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति उसके निकटस्थ, यानी कि मित्रता का भाव हो जाएगा। और डिग्री 11 डिग्री की है। नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है। बुध और गुरु दोनों चंद्रमा के जल तत्व के नक्षत्र में, जो ग्रह होते हैं जलीय ग्रह है ना चंद्रमा, उसके नक्षत्र में गुरु और बुध दोनों बैठे, और बुध यहाँ पे 11 डिग्री की अवस्था में।
अब जरा विचार करिए तो व्यक्ति की कुंडली में ये बुध जो है वो वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि है, सम संख्या की राशि और 11 डिग्री का, तो ये ग्रह जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उसकी दृष्टि का लाभ कम मिलेगा। लेकिन अपने भाव से, अपने मूल त्रिकोण भाव से, यहां गौर करिए वो जन्म कुंडली के अष्टम और लाभ के अधिपति हैं, ये अशुभ भाव है दोनों, क्योंकि ये भी पापी भाव है और ये तो अष्टम भाव है ही। तो ऐसी स्थिति में तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए जो बुध होते हैं वो अशुभ ग्रहों के अधिपति, अशुभ भावों के अधिपति, और सप्तम में बैठे, अष्टम के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे। लाभ के अधिपति तो लाभ देंगे क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु लाभ के कारक होते हैं, तो लाभ का अधिपति लाभ के कारक के साथ बैठा और वापस गुरु उसको देख भी रहे हैं, मंगल भी उसको देख रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति तो है, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि का भाव है, लेकिन चंद्रमा कमजोर है, इस वजह से उधर व्यक्ति को नहीं जाने को कहूंगा। लेकिन चूंकि अब यहां पे व्यक्ति को क्या हो जाए कि यश भाव का अधिपति है, ये यश का भाव है, यश कीर्ति सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव है, पुरस्कार का भाव है, और यहां का अधिपति होकर के वो लग्न में दृष्टि डाल रहा है, मतलब व्यक्ति को अपने विचार इतने अच्छे हों, व्यक्ति का प्रभाव इतना अच्छा है कि व्यक्ति को यश प्राप्त हो जाता है, समाज के लोग प्रतिष्ठा उसे देते हैं और वो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वो बुध जन्म कुंडली में लग्न को देखेगा तो व्यक्ति को बुद्धिमान, तार्किक, समझदार, नारायण का भक्त और अपने गुरुजनों से और अच्छे बुद्धि का होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, दार्शनिक प्रभावों को रखने वाला होता है और कई तरीके से धन को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला भी होता है। वो बुध चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा रोग में है, इस वजह से कभी कभी मानसिक अवस्था को कमजोरी मिलेगी, और वो बुध चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, जिसके आगे मंगल और पीछे सूर्य उसको पापकर्त्री में फंसा रहे हैं, उसके पिछले भाव में अमावस्या दोष बना है, इस वजह से वो बुध को भी कमजोरी मिलेगी। हालांकि वो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ पे बुध हर तरीके से मारक प्रभावों में अपने आप को विकसित कर रहा है। इस कुंडली के लिए वो अशुभ भी होता है, मंगल उसके आगे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं एक पापक ग्रह वहां बैठा है उसके जस्ट आगे, उसके पीछे का भाव थोड़ा दुष्प्रभावित हो रहा है, इस वजह से बुध संपूर्ण लाभ तो नहीं देगा, लेकिन अपने प्रभावों में आने पे जैसे ही वो दशा में चले तो व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति जरूर हो जाती है, व्यक्ति का प्रभाव संपन्न हो जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है, यश की प्राप्ति होती है, धन का लाभ मिलता है, व्यक्ति के वाणी का प्रभाव बढ़ता है और व्यक्ति की बुद्धि के प्रभाव को विकसित होते देखा जाता है, यादाश्त क्षमता अच्छी हो जाती है, कंसंट्रेशन लेवल ठीक हो जाता है। वृद्ध होने के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी भी रहेगी, पर वो ठीक है, जातक को सपोर्ट करेगा, व्यक्ति का धन लाभ मिलता रहेगा। ये बुध की बात थी। अब उस बुध को देख कौन रहा है? तो कोई भी नहीं, वो बुध राहु से केंद्र में है तो व्यक्ति प्रखर बुद्धि का है, केतु से प्रभावित है, केतु से केंद्र में है, इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव बड़ा अनुभवी होता है और व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी चीज की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की योग्यता और क्षमता रखने वाला होता है। अब बात गुरु की करूंगा, अब बात देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए ये धन भाव के अधिपति होने के साथ साथ पंचम भाव के, ये अच्छे भाव के अधिपति लग्नेश के मित्र होने के कारण ये इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण योगदान वाले ग्रह होंगे। जन्म कुंडली में दूसरे भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव, सप्तम भाव में अपने भाव से कहां बैठे? 5 और 6 षडाष्टक, और वहां वो बैठे हैं वृषभ राशि में। अवस्था उनकी क्या है? ये 16 डिग्री के यानी कि युवा हैं, और जन्म कुंडली में वृषभ राशि में बैठे हैं, ये भूमि तत्व की राशि और स्त्री कारक ग्रह में बैठे हैं, स्त्री कारक राशि में बैठे हैं। स्वयं गुरु जो वायु तत्व का ग्रह होता है और बैठा है भूमि तत्व की राशि में, तो अनसपोर्टिव हुआ ना। और वास्तव में तो इस कुंडली के लिए वो पंचम भाव के प्रेम भाव के अधिपति हैं। अब होगा क्या? तो गौर करिए, ये रोहिणी नक्षत्र में बैठे, इसको कैसे देखेंगे कि वो बैठा कहां? उस भाव का अधिपति जो शुक्र है वो अस्त है तो कमजोर, और गुरु जो बैठे हैं वो किसके साथ बैठे हैं? अष्टमेश के साथ तो कमजोर। पापी भाव के अधिपति के साथ, पापी भाव का अधिपति कहां बैठा है? किसको पापी बना रहा है? पत्नी को, क्योंकि पत्नी के भाव में बैठे तो पत्नी से अनबन होगी। इस तरीके से फलादेश करे जाते हैं। यहां कौन बैठा? पापी भाव का अधिपति। किसके साथ बैठा? गुरु के साथ, जो कौन है? वायु तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की प्रधानता, और मुफट तो पत्नी मुफट हो जाएगी, अनबन रहेगी, उसके साथ संबंध लंबा चलेगा ही नहीं। और पत्नी कई बार बड़ी ज्यादा असहज और व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाने वाला, व्यक्ति खुद बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, यशस्वी है, ज्ञान से संपन्न है, ज्ञानी है, प्रखर बुद्धि का है,
ये सब है, व्यक्ति अपने लेवल पे बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही पर्दे के पीछे की बात करते हैं, जहां दाम्पत्य में दोनों पति पत्नी एक दूसरे के निकट और सामने खड़े होते हैं, वहां जैसे ही सामने आते हैं दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और जल भुन जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य खराब हो जाता है। शुक्र की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति तो एक ही बात कहते हैं, बताता हूं। देवगुरु बृहस्पति यही बात कहते हैं, परमात्मा मेरी स्थिति कभी भी शुक्र और राहु के साथ न बनाना। और वही बनी है, बनी ना, बनी में कहां बनी, नहीं बनी तो गड़बड़। और गड़बड़ किसके कारण, एकदम स्पष्ट है सारी चीजें। अष्टम भाव का अधिपति यहां बैठा, पापी भाव का अधिपति यहां बैठा, जन्म कुंडली के पंचम प्रेम में विख्यात स्थिति जाती है और व्यक्ति को कुख्यात बना देता। कई बार पत्नी उस पर भरोसा ही ना करे, चाहे कुछ भी कह दे पति, उस पर भरोसा ही ना हो, और बहुत आरंभ में ही दाम्पत्य टूट जाता है। ये इसकी एक खास वजह है। उसके पास अपने लेवल पे सारी चीजें उपस्थित हैं, पर जैसे ही उसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे के ऊपर बढ़ती है, दाम्पत्य के सूत्र में वो जैसे बंधता है, दाम्पत्य खराब। लेकिन हाँ, अगला जीवन दाम्पत्य का बड़ा अच्छा है, विवाह किया जा सकता है। पर अभी आप राहु की दशा में हो और अगर विवाह करने की स्थिति अगर कुछ बन रही है तो आपकी कुंडली के हिसाब से 2022 के छठे महीने से विवाह का योग आ रहा है। अब आगे गुरु की 5वीं दृष्टि यहां लाभ देगी। दाम्पत्य को कई बार दूसरे विवाह में योग अच्छे हो जाते हैं। लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति को यशस्विता, प्रभाव संपन्न, धार्मिक, धर्म का रक्षक और अच्छे संबंधों को विकसित करने वाला। और 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं दृष्टि यहां, तो ऐसी स्थिति में वहां पे नीच की राशि बन रही है। इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम का संपूर्ण परिणाम कई बार नहीं मिलता है। कई बार छोटे भाई बहन जो होते हैं वो पेट के रोगी होते हैं और कई बार उनको अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या भी बनती है। ये जातकों को भी संभव है। अब शुक्र की बात करता हूं। गुरु की दशा में जातक हमेशा ही बेहतर परिणाम प्राप्त करेगा। उसको यश मिले, उसका प्रभाव बढ़े, उसको प्रेम हो, वो विवाह से युक्त जीवन जी ले, पत्नी के साथ दाम्पत्य अच्छा बिताए और धन का लाभ मिले। व्यक्ति को यश, कीर्ति, सम्मान, पद प्रतिष्ठा का भाव जागृत हो। व्यक्ति अपनी इच्छा और आकांक्षा की पूर्ति करता रहे और हमेशा ही प्रेम से गुरु की दशा को निकालते हुए देखा जाता है। ये बात बनती है। गुरु की दशा में व्यक्ति को संपूर्ण और कई प्रकार से लाभ की स्थिति में देखा जाता है। वहां वो परिवर्तन भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, वहां वो मंत्र जप करना चाहे तो कर सकता है, धार्मिक कृत्य करना चाहे तो कर सकता है, मंदिरों को दान देना चाहे तो दान दे सकता है, कुछ भी श्रेष्ठ और श्रेयस्कर करना चाहे तो कर सकता है। ये गुरु इनकी कुंडली में ऐसी स्थिति को ले जाने वाले बन रहे हैं। अब शुक्र की बात करूंगा। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र जन्म कुंडली में धन के, वैभव के और सुख संपत्ति के, व्यक्ति की इच्छा के, भौतिकीय सुखों के कारक होते हैं। वो इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति हैं। गौर करिएगा, 12वें भाव के और सप्तम भाव के, ये इस कुंडली में अशुभ होते हैं, अच्छे नहीं होते। पर वो जहां बैठे हैं वो सामान्य परिणाम इस कुंडली में देखे जा रहे हैं। पत्नी से दाम्पत्य को कमजोरी और पत्नी का लाभ नहीं, क्योंकि वो सप्तम के अधिपति मार्केश होकर के जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठ रहे हैं। विपरीत राज्य क्या बनाएंगे, वो विपरीत ही बनाते हैं। और वो जन्म कुंडली में अस्त भी हैं, तो अगर वो अस्त हो जाता है तो कई बार व्यक्ति अपने लिए तो कुछ भी इकट्ठा करना चाहे तो कर लेता है, पर कई बार वो मेष के बैठे हैं। मेष के शुक्र अच्छे माने जाते हैं, सामान्य परिणाम देते हैं, पर वो चूंकि कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो अस्त भी हो रहे हैं तो छठे भाव में अस्त हो रहे हैं, और ऊपर से वो अधिपति भी अच्छे भाव के नहीं होते। तो इस वजह से ये शुक्र जो है वो परेशान करने वाला, व्यय बढ़ा दे, रोग दे दे, वीर्य की कमजोरी दे दे, भौतिकी सुख सुविधाओं में व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा तीव्र आकर्षण ना हो, या व्यक्ति जब भी उसको प्राप्त करना चाहे तो मशक्कत ज्यादा करनी पड़े। लेकिन चूंकि अचल संपत्ति के भाव में राहु बैठे हैं और शनि उनको देख ले रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में धन और चौपाया सुखों का योग है। चौपाया सुख है क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव है। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो पैतृक संपत्ति का सुख भी भोगेगा, ये भी है, लेकिन वो कई बार मिलता नहीं है, मशक्कत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब ये खास दशा में व्यक्ति को ज्यादा परेशान करते हैं, विशेषतः राहु मंगल शनि, शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में। पाप ग्रह की जब भी कुंडली में दशा चले, इनकी कुंडली में अधिकतर ग्रहों को देखिए, यहाँ पे विषम संख्या में पुरुष राशि में शनि बैठे, यहाँ राहु और केतु पुरुष राशि में, यहां मंगल पुरुष राशि में। तो मंगल पुरुष की राशि में बैठा है तब तो ठीक है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये भी पुरुष राशि में, तो पुरुष राशि में अधिकतर ग्रह बैठे हैं। इस वजह से जन्म कुंडली में जो स्थिति बनती है वो व्यक्ति को पुरुषोचित बना देते हैं ज्यादा, और व्यक्ति कई बार स्त्री को समझने में भूल कर देता है, या कई बार वो पुरुषोचित ज्यादा हो जाता है और वो मर्द हो जाता है,
और वो कई बार ऐसे गुणों को भी रखने वाला हो जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। पर यह नहीं होना चाहिए, मर्द को दर्द जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी प्रेम नहीं कर पाएगा। ये बात है। शुक्र की स्थिति सामान्य रहेगी, इनकी दशा यूं निकल जाएगी पता भी नहीं चले। और शुक्र की दशा में व्यय बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है और व्यक्ति का व्यय होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र से वो व्यय होता है। 12वें भाव पे उनकी दृष्टि है, व्यक्ति का व्यय संतुलन में भी होगा कभी कभी, और व्यक्ति अपने अंडर में लोगों को रख करके कई बार खटाने का काम भी करता है, लोगों को कई बार वो सपोर्ट करता है पैसे से। ये बात बनती है। शुक्र कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति सूर्य उच्च का है। ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी होती है कि नक्षत्र का परिवर्तन है तो शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। यह सबसे अच्छी स्थिति है जो व्यक्ति को आगे ले जाएगी, व्यक्ति के ढाढ़स को रखने वाली, दुश्मनों से विजेता बनाने वाली, और दुश्मनों के साथ व्यक्ति कभी भी हारने की स्थिति में नहीं होता है। ये एक लाभ की अच्छी स्थिति है। लेकिन शुक्र वहां पे जब कभी भी दशा में आएंगे बिल्कुल सामान्य से परिणाम करते देखे जाएंगे। क्लियर है? अब शनि की बात करता हूं। अब बात न्याय के कारक शनि की करता हूं। शनि इनकी कुंडली में कहां के अधिपति बनते हैं? चतुर्थ और तृतीय के अधिपति। पर वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए वो कारक इसलिए नहीं होते क्योंकि चतुर्थ के अधिपति होने के साथ साथ एक तृक भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। लग्नेश के शत्रु हैं, वृद्ध होकर के बैठे हैं, 20 डिग्री पे अति शत्रुता का भाव रख रहे हैं। इस वजह से यहां पे शनि का प्रभाव कमजोर होगा और व्यक्ति को कई तरीके से परेशानी में रखने वाला भी होता है। व्यक्ति को कई बार मति बुद्धि एकदम बिल्कुल भ्रमित हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए, शनि की दशा जब चले तो एकाकी हो जाए, अकेलापन महसूस करे, ऐसा लगेगा जैसे पूरी निगेटिविटी भर जाए। तो ये शनि बुद्धि भ्रमित हो, चिंतित हो, व्यतीत हो, और ये तो और ज्यादा शनि की दशा में माता को भी परेशान कर दे, रोग भी दे दे, दाम्पत्य भी कमजोर कर दे, संबंध कमजोर हो जाए, सबके साथ बिगड़ने लगे, ये सारी चीजें, धन का खर्च बढ़ जाए, धन व्यय की स्थिति बढ़ जाए, ये सब शनि की दशा में व्यक्ति की कुंडली में होने की स्थिति। शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में, तो तीनों में कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में, उन दोनों का तो मिलाप हो रहा है। लेकिन शनि अपने आप को अकेले, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो शुक्र का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और वो शुक्र रोग में बैठे, अस्त भी हैं, तो यहां से भी तो शनि की दशा व्यक्ति के लिए कुंडली में कमजोर जा सकती है, ये पक्की बात है। नवमांश कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं, तो एक स्थिति में आने के बाद आरंभ की ये दशा व्यक्ति को कई बार कष्ट नहीं देती, बाद में कष्ट देती है। या कई बार जब जन्म कुंडली में उच्च का हो जाए नवमांश कुंडली में, पर वो व्यय फिर भी देता रहेगा। इस वजह से उस समय व्यय को संतुलित रखना होगा, हनुमान जी की पूजा करनी होगी, प्रत्येक दिन बजरंगबली का दर्शन कर लेना चाहिए। इनका नाम जो है वो जन्म कुंडली में जो बनता है वो मेष राशि बनती है, तो ढैया और 7.5 का कोई असर तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व, और राशि का अधिपति राशि से तृतीयस्थ गया है, व्यक्ति को मेहनत करने की आवश्यकता हर बार पड़ेगी। ये बात है। उस शनि पे मंगल का प्रभाव है, जो कि कौन है? रोगेश। तो अब माता को रोगेश देख रहे हैं, माता भाव के अधिपति कौन? शनि। उसको किसने देखा? मंगल ने। तो माता को रोग होगा, तो किस तरीके का रोग? तो रक्त से संबंधित, हड्डी से संबंधित, ये इस तरीके, गैस्ट्रिक की समस्या, अपच, एसिडिटी, कब्जियत की समस्या, और कुछ ना कुछ हमेशा बना रहे, क्योंकि रोगेश की दृष्टि है माता भाव के अधिपति पे। लेकिन यही शनि चल अचल संपत्ति भी व्यक्ति को देंगे, नौकरी का लाभ भी देंगे, तो वो चूंकि इनकी दृष्टि यहां पड़ रही है इस वजह से। तो ये आपकी कुंडली है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए यहाँ 8 डिग्री के हैं, और इस आधार पर मघा नक्षत्र अपने अपने नक्षत्रों में बैठे हैं, तो ये दोनों दिक्पाल जो हैं वो आपकी कुंडली में ठीक है, खराब नहीं है, और उनको अपनी दशाओं में आपको अनुभव देंगे, वो कुछ नई चीज़ों से आपका परिचय कराएंगे। चलित कुंडली की बात अगर मैं यहीं पे कर लेता हूँ, तो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है, तो सारे के सारे ग्रह यथावत हैं, और किसी भी ग्रह में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूं। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में अगर यहीं पे बता दूं तो सबसे अच्छी जो राशि आपके लिए साबित होगी वो कर्क राशि साबित होगी, कन्या राशि साबित होगी, और उसके बाद मीन राशि साबित होगी। ये 3 राशियां बहुत अच्छी साबित होंगी। उसके बाद अगर अगली बार विवाह करने की जो स्थिति बने तो उसके आधार पर आप मेष राशि, मेष लग्न, और मीन राशि, मीन लग्न, और उसके बाद एक राशि और जो आपकी कुंडली में अगर बन सकती है, जो बहुत अच्छी हो सकती है, वृषभ राशि, वृषभ लग्न। ये 3 लग्न और राशि के जातिकाओं से विवाह आप करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप आगे बढ़ो तो आग्नेय कोण की तरफ आगे बढ़िए, धन कमाने के लिए, विवाह करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। कन्या राशि के से संबंधित शहरों में जाइए
और बहुत ज़्यादा आप कम बोलते हो, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए, अपने आप को, अपने मेंटल लेवल को और भी ज़्यादा विकसित करिए। सूर्य अतिरिक्त बैठा है, वो ठीक नहीं बैठ रहा है, उसको और भी हम और थोड़ा बेहतर कर सकते हैं सूर्य की आराधना प्रत्येक दिन करके। अब आपको यहीं पे मैं प्रणाम करता हूँ, अब रखते हैं, कल बात करेंगे आपकी कुंडली पे विशेषतया अन्य वर्गों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।